आपने बिहार में नक्सलवाद पर पीएचडी की, उसके बाद फिर 2006 के आसपास छत्तीसगढ़ आई और तब से लगातार आप छत्तीसगढ़ में एक्टिव हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में जो नक्सलवाद का आंदोलन था और छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद का आंदोलन है, उन दोनों में कोई बेसिक फ़र्क है क्या? बेसिक एक तो ये फ़र्क है कि बिहार का जो आंदोलन है वो उसमें जो उनका जो मास बेस है वो ज़मीन बिना वाले लोग हैं, जो लैंडलेस हैं, भूमिहीन और दलित। तो मतलब ऐसे जो भी नक्सलवाद के इलाके हैं उसमें तकरीबन 40% मज़दूर वर्ग जो ज़मींदारों के खेतों में काम करता था, हाँ, मगर खुद पूरी तरह से वो भूमिहीन था और वो उन पर ही आधारित था अपने जीने के लिए। तो उधर की जो लड़ाई थी वो सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण और राजनीतिक लेवल पे किस तरह से पूरी तरह से उनको मार्जिनलाइज़ कर दिया था, बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था, लोकल लेवल पे पूरी तरह से ज़मींदारों का ही राज था। इस तरह की परिस्थिति में वहाँ पे नक्सलवाद पनपा 67 के बाद भोजपुर और जहानाबाद ये सब इलाकों में और मतलब सालों साल वो वहाँ पे सक्रिय रहा और इसीलिए वहाँ के लोग नक्सलवाद और नक्सलाइट्स को वो गरीबों की पार्टी बोलते थे और लोग कहते थे ये हमारी जो लड़ाई है ये इज़्ज़त की लड़ाई है। तो ये बिहार की स्थिति में और जो भी उनकी लड़ाई के मुद्दे थे, सब एकदम बुनियादी मुद्दे थे, जो ठीक मज़दूरी उनको मिले, उनकी बहनों के साथ में, उनकी औरतों के साथ में ज़मींदार उनकी इज़्ज़त पूरा समय वो सेक्सुअल असॉल्ट्स होते थे उसके विरोध में। फिर जो वहाँ पे ज़मीनें थी, तो बहुत ज़मीनों का जिनका वितरण होना चाहिए था, जो नहीं हुआ था, उसके विरोध में। तो ये सभी मुद्दों को लेकर वहाँ पे बहुत भारी और बहुत लंबे समय तक वहाँ पे आंदोलन हुआ है और आंदोलन में जो ख़ास करके जो उनके ओपन फ्रंट्स थे तो जैसे पार्टी यूनिटी का मज़दूर किसान संग्राम समिति और जो लिबरेशन से संबंधित जो इंडियन पीपल्स फ्रंट, ये बहुत पॉपुलर हुए थे। और साथ-साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी सरकार ने जातीय सेनाएँ, जो ज़मींदारों ने, चाहे वो किसी भी जाति के थे, उन्होंने अपनी-अपनी सेनाएँ बनाई थी और जिनका जिनका पुलिस के साथ में पूरा नेक्सस रहता था और इन सेनाओं के द्वारा मज़दूर वर्ग की पूरी लड़ाई को दबाया जाता था और जिसकी आखिरी जो सेना थी वो रणबीर सेना थी, जो भूमियारों की सेना थी। तो बिहार की लड़ाई तो ये दिखता है और जो बस्तर की लड़ाई है वो इधर आदिवासी है। तो इधर आदिवासी और दलित का एक अंतर है क्योंकि आदिवासी अपनी ज़मीन पर है, वो अपने जंगल में है, तो उनके लिए आज़ादी है, उनके ज़मीन, जंगल उनके ही रिसोर्सेज़ को बचाए रखने की, है ना? तो वो उनकी स्थिति उनसे अंतर है, मगर उनकी बार-बार हमारे देश में प्रहार होता रहा आदिवासियों पर क्योंकि उनके जो संसाधन थे वो निजी कंपनियों के लिए ये सब हमेशा लेते रहे हैं। तो इसीलिए चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, बस्तर हो, मतलब हर एक आदिवासी देश के इलाके में ये आदिवासियों ने लड़ी है अपने संसाधनों को बचाने के लिए। और आज विकास के नाम पर अगर कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जिसका सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तो वो आदिवासी है। देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद आदिवासियों को लेकर ख़ास तौर पर वैरियर एल्विन के इन्फ्लुएंस से यह हुआ कि पॉलिसी मेकर्स ने आदिवासियों और उनसे जुड़े मुद्दों पर तीन तरह के रुख अपनाए। एक तरीका यह कि उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, उनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए। एक हिस्सा कहता था कि नहीं, उनको मेन स्ट्रीम में मिला लेना चाहिए, और तीसरा हिस्सा था जो मानता था कि उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। आप बहुत सीधे उनको अप्रोच करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनको अलग रख सकते हैं। तो मतलब अगर वह अलग हैं, और अलग तो हैं, बहुत सारे मायनों में आप बस्तर के गांव देखेंगे तो वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है। नहीं, उनको अलग नहीं छोड़ना चाहिए, मगर उन पर शोषण भी नहीं करना चाहिए।
वो हमेशा वो क्या चाहते हैं ये हमेशा केंद्र में रखना चाहिए। उनकी खुद की क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। तो जैसे कि आज बस्तर में हमें दिखता है कि विकास के नाम पर बड़ी बड़ी सड़कें वहाँ पे बनाई जा रही हैं। ये बड़ी बड़ी सड़कें साफ तौर पे माइनिंग कंपनियों के लिए बनाई जा रही हैं। बोला जा रहा है ये विकास के लिए बनाई जा रही हैं। आदिवासियों से पूछा नहीं जा रहा है। आदिवासी खुद ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं सड़कें, मगर हम इतनी चौड़ी सड़कें नहीं चाहते हैं। 4 लेन टाइप की वहाँ सड़कें बनी हैं। उसके बदले हम छोटी छोटी अपनी सड़कें चाहते हैं जिसमें हमारा मोटरसाइकिल या हमारा जो भी 4 पहिए का अगर साधन जा सके। तो प्रश्न ये है कि आदिवासी से पूछता कौन है, जबकि देश के कानून में पूरी तरह से पेशा कानून में ये कहा गया है कि आप ग्राम सभा सर्वोपरि है। हाँ, ये हमारे गांव में हमारा राज, ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट की तरह ये दिया गया। ये लोगों के संघर्ष से बाहर आई ये पूरी बात, और ये कानून का रूप भी लिया जिसमें पेशा कानून बना 1996 में, और उसके बाद में 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना। ये पूरे देश भर में आदिवासियों के अथक आंदोलनों के बाद, जिसमें बहुत कुर्बानियाँ भी दी गई, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद ये सब कुछ बना। और जब ये कानून बने थे तो इनको कहा जा रहा था ये ऐतिहासिक कानून है, मगर इन ऐतिहासिक कानूनों का अमल नहीं हुआ। और अमल ही नहीं, मतलब एकदम उनको दरकिनार कर दिया। अभी संविधान में बोलने के लिए तो हमारा 5th शेड्यूल है, और 5th शेड्यूल में पूरा बस्तर 5th शेड्यूल के अंदर आता है। 5th शेड्यूल में साफ साफ उनके प्रोटेक्शन के लिए पूरे प्रावधान है ना, गवर्नर तक की पोजीशन है। मगर पॉइंट है कि ये सभी कुछ इसका कुछ भी क्रियान्वयन नहीं है। इसको हमको देखने को नहीं मिलता है कि उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो सच बात तो ये है कि जो भी आदिवासियों के लिए, उनकी विकास के लिए, जैसे आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत बुनियादी प्रश्न है कि आदिवासी भी ज़रूर वो चाहेंगे, वो शिक्षित होना चाहेंगे, वो विकसित होना चाहेंगे, वो आगे बढ़ना चाहेंगे, परंतु वो कैसे, वो उनकी परिभाषा में विकास कैसा हो, क्या उनकी विकास की परिभाषा, क्योंकि वो एक पुरानी संस्कृति के लोग हैं, उनकी हजारों साल की संस्कृति है, और वो प्रकृति में जीते आए हैं, वो प्रकृति का महत्व भी समझ रहे हैं। जंगल अगर कोई बचा के रखे हैं तो आदिवासी बचा के रखे हैं। तो अब ऐसे लोगों की जो विकास की परिभाषा है वो जाननी चाहिए सरकार को। वो सरकार अपनी विकास की भाषा उन पर क्यों थोप रही है, और वो भी वो एक बेईमानी तरीके से वो ये काम कर रही है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वो कॉरपोरेट्स के लिए यहाँ के जो आदिवासियों की ज़मीन के नीचे में जो खनिज है, सरकार की आंखें उन पर गड़ी है, और ये खनिज निकाल कर वो कॉरपोरेट्स को दे रही है। कॉरपोरेट्स के पास में बहुत करोड़ों का पैसा है, वो करोड़ों का पैसा फिर सरकार के ही या पॉलिटिकल पार्टीज़ के चंदा इत्यादि के रूप में आता है। तो इस पूरी चीज़ के पीछे बहुत पैसों का, बहुत करोड़ों के पैसों का खेल होता है, और इस बीच में कहा जाता है कि नहीं हम आदिवासी के विकास के लिए कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप कोई भी एक भी चीज़ देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, जैसे कि तो आदिवासी के लिए जो स्कूल बनते हैं, और जो अधिकारी अपने बच्चों के लिए जो स्कूल, वो अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेजता है, क्या आदिवासियों के लिए या हमारे देश के गरीब लोगों के लिए, गरीब नागरिक के लिए जो स्कूल्स बनते हैं उसका क्वालिटी कैसा होता है वो देखिए। उसमें आपको पूरी तरह से गैर बराबरी दिखेगी। तो इसीलिए क्या होता है, विकास की बात होती है, मगर वो पूरे जहाँ तक जाना है, एक विकास जिसमें समानता से विकास किया जा रहा हो, उनके कंसल्टेशन के साथ, उनको आप इज़्ज़त से उनसे पूछिए आप कैसा चाहते हो, आप क्या चाहते हो, है ना। उनके विचारों को भी आप विकास की परिभाषा में लाएं और फिर आप विकास करें। इस तरह का यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये भी एक तरह का शोषण ही हो रहा है जो यहाँ पे हमको दिखता है। एक सवाल जो है वह यह कि आपने 5वीं अनुसूची की बात की और फिर पंचायतों को उसमें पेशा के तहत जो अधिकार दिए गए उस पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है, और यह पूरे हिंदुस्तान में है, केवल बस्तर में नहीं, कि ज़्यादातर ग्राम सभाएं जो होती हैं वो फर्जी हैं।
मतलब यह मान लिया जाता है कि उसमें से 90 से ज़्यादा % फर्जी होती हैं। तो क्या यही इकलौता रास्ता था नक्सलवाद का, इसको रजिस्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मैं खुद खुले आंदोलन में मानती हूँ। मुझे लगता है हमारे सभी अधिकारों को हासिल करने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा इस देश में, या हर एक किसी भी देश में, क्योंकि मुझे लगता है ये बात हम सब स्वीकार करेंगे कि कोई भी जो सत्ता होती है वो अपने आप ही अधिकार नहीं देती है। पूरे विश्व में हमने देखा है कि लोगों को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है, तब वो उनको उनके अधिकार मिल पाए हैं। मेरा जो विश्वास है वो इन तरह की खुली लड़ाइयों, खुले संघर्ष में है। तो मैं भी ज़रूर, मुझे लगता है बस्तर में अगर खुले संघर्ष होते, हाँ, जितना माओवादियों ने कुर्बानियाँ दी एक सशस्त्र आंदोलन और सशस्त्र युद्ध के द्वारा, क्योंकि बहुत लोग उनके मारे गए, क्योंकि ये तो है जो हम सब मानेंगे कि कोई हथियार उठा रहा है वो देश का नागरिक है, और बस्तर में तो वो देश के मतलब एकदम आदिवासी है, फिर वो हथियार उठाता है, फिर वो ये युद्ध करता है और ये युद्ध में मारे जाते हैं और इस तरह से। तो ये तो इस तरह के अनेक लोग मारे गए हैं और बहुत हज़ारों की संख्या में जेल काटे हैं। तो इसमें तो ये ज़रूर मुझे लगता है उन्होंने कुर्बानियाँ दी, इसमें तो दो मत नहीं है कि मतलब कुर्बानियाँ उन्होंने बहुत दी। किसी के लिए भी पूरा समय जंगल में जीना आसान नहीं है कि आप 30-30 साल से जंगल में ही घूम रहे हैं। ऐसे जो सीनियर माओइस्ट भी हैं और जो दूसरे भी हैं, मतलब आपको जंगल में ही अपना पूरा गुजारा करना है, डर से जीना है और फिर भी हौसला बुलंद करके लड़ना भी है। तो ये सब कुछ है, तो उनकी कुर्बानी पर मुझे लगता है मैं ज़रूर उनको सलाम करना चाहूँगी, मगर मैं उनके रास्ते से मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि वो इतना सब कुछ करने के बाद वो हासिल नहीं कर पाए हैं जो हासिल होना चाहिए था। जो वो जल जंगल ज़मीन को हम बचाने की लड़ाई बोल रहे थे, मगर वो जल जंगल ज़मीन, बस्तर की जल जंगल ज़मीन को नहीं बचा पाए हैं। यहाँ पे पूरा उनके देखते देखते वो 1980 से इधर में हैं, मगर उनके देखते देखते हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से सरकारें, क्योंकि ये कोई एक पार्टी की भी बात नहीं है, सरकारें जो भी आई हैं इन्होंने प्राइवेट कॉरपोरेट्स को, निजी कंपनियों को 1990 के बाद खास करके किस तरह से यहाँ पे वो लोग इधर में आए हैं और पूरा मतलब उनकी ज़मीन, उनके संसाधन पर ही उनकी नज़र है। तो उस स्तर पर ये किसी भी, नहीं तो आदिवासी हित वाली कोई सरकार भी होती तो उसको देखना चाहिए था कि आदिवासियों का कोई भी हित इसमें ख़राब ना हो रहा हो, है ना, और जो भी रूल ऑफ लॉ है वो उसका पालन करे। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। माओवादी लोग उनके खिलाफ़ लड़ते रहे, तो लड़ने के तरीके उनके क्या हैं? तो उनके लड़ने के तरीके तो पुलिस के साथ मुठभेड़ है क्यों, और उसके अलावा जैसे एम्बुश लगाएंगे, पुलिस को नुकसान पहुंचाएंगे, पुलिस फोर्सेस को, या जैसे जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं उनके जेसीबी ये सब जलाएंगे, टावर जलाएंगे, या जो रोड्स हैं, रोड्स में वो आईडीज़ लगाएंगे, जिसमें कई बार ऐसे कई हुए हैं जहाँ पे आईडी में सिविलियंस मारे गए हैं, अभी भी हो रहा है वैसा। फिर उनके पूरे जो जिस तरह का उनका पूरा आयोजन है और उस तरह का जो संघर्ष होता है उसमें गोपनीयता बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो चाहे तो भी वो अपने आंदोलन के अंदर पूरा लोकतांत्रिक तो नहीं हो सकते हैं, वो पूरा एक स्ट्रक्चर उनका रहेगा। तो उस स्ट्रक्चर में और उस डिसिप्लिन में ऑर्डर से जो भी काम हो रहे हैं, और उसमें फिर ये कि गोपनीयता रहनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हथियारों की बात है, जो भी वो काम कर रहे हैं सीक्रेटली कर रहे हैं। तो इसमें फिर क्या होता है कि अपने ही लोगों पर फिर वो शक भी करते हैं, अपने ही ग्रामीणों, जो एक स्तर पर वही ग्रामीण उनको शेल्टर भी दे रहे होते हैं, उनके लिए काम भी कर रहे होते हैं, मगर उन्हीं ग्रामीणों पर फिर वो शक भी करेंगे, संदिग्ध नज़र से उनको देखेंगे भी कि ये पुलिस का मुखबिर है या इस तरह से।
मतलब माओवादी को कुछ भी नुकसान होगा तो वो किसी न किसी को पकड़ेंगे कि इसी ने या इसने। तो इस तरह से ये केवल बस्तर में ही नहीं, आंध्रा तेलंगाना में भी जब उनका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था, तो ऐसे बहुत लोगों को इस तरह से पुलिस इन्फॉर्मर के नाम पे हत्याएं की जाती थी, अभी भी की जाती हैं। फिर जन अदालतें लगा कर, और जो उसकी कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो वो भी बहुत ही क्रूरतापूर्वक वो सब की जाती है। क्रूरतापूर्वक मतलब कि जो भी उनका मानना है कि जो भी लोकल हथियार हैं, मतलब जो जनता का है उसी से किया जाए, उनका ऐसा मानना है। तो इसीलिए फिर रस्सी का उपयोग करते हैं, रस्सी से खींचते हैं, मार मार के मार देते हैं इस तरह से। तो ये सब कुछ, और इससे वो कहते हैं कि नहीं हमने अदालत लगाया, जनता ने हमको बोला, फिर जनता से ही करवाते भी हैं। तो ये सब चीज़ों का मुझे लगता है किसी भी समाज में ये इसका बहुत गलत असर पड़ता है और हम चाहेंगे कि एक ऐसा समाज हो जो अपने अधिकारों के लिए लड़े, पर निडर होके लड़े और किसी से ना डरे। पर आज ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि माओवादी इलाके में एकदम निडरता से लोग रह रहे हैं, या अगर जो सपोर्ट भी कर रहे हैं वो पूरा अपनी इच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जानना आसान नहीं है कि वो जो भी कर रहा है वो इच्छा से कर रहा है या उसको भी कुछ डर है। और ऐसे तो बहुत लोग हैं, आदिवासी लोग ही उनके इलाकों के, जो उनके साथ जो नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि माओवादियों की उनकी पॉलिटिक्स में कोई भी न्यूट्रल तो नहीं रह सकता है, या तो आप हमारे साथ रहो या आप नहीं हो हमारे साथ। तो फिर वैसे लोगों के पास तो फिर कुछ रास्ता नहीं रहता है, उनको तो अगर अपने आप को फिर बचाना है तो फिर, क्योंकि नहीं तो शक की कांटा उनके तरफ जाएगा, तो फिर उनको अपना घर ज़मीन सब कुछ छोड़ के उनको बाहर आ जाना पड़ता है। तो ऐसे कई आदिवासी हैं बस्तर में, नारायणपुर से लेके बीजापुर से लेके हर एक शहर में आपको ऐसे कुछ एरिया जैसे शांति नगर बने हुए हैं जहाँ पे इस तरह के लोग रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब अगर यही माओवादी अगर अंडरग्राउंड ना रहकर एकदम खुली लड़ाई लड़ते, अधिकारों की लड़ाई लड़ते, और उसमें भी ज़रूर कोई ना कोई कभी ना कभी मारे भी जाते, क्योंकि जो सामने सत्ताधारी है और जिसकी पुलिस है, जिसके पास आज के दिन में बहुत फोर्स है, वो भी बहुत क्रूर है। वो आपको आपके अधिकार पूरा अच्छी तरह तो आपको नहीं दे रहा है, आपका इज्जत नहीं कर रहा है, तो ज़रूर वो आप पर गोली चलाता। जैसे कि सिलगर नाम के गांव में हुआ, जहाँ पे बीजापुर में 2021 में रातों रात कैंप आ गया। तो बस्तर में आज के दिन में कुछ 250 जितने पैरामिलिट्री कैंप्स हैं, और 250 शायद कम संख्या होगी क्योंकि रोज़ ही कैंप बन रहे हैं वहाँ पर। तो और ये जो कैंप है ये लोगों की ज़मीनों पर बनाए जाते हैं। पेशा कानून होने के बावजूद एक भी कैंप ऐसा नहीं है जिसमें लोगों के साथ में मीटिंग करके ग्राम सभा करके उन्होंने ये निर्णय लिया हो। तो जो गांव में कोई भी ज़मीन हो, चाहे वो जंगल ज़मीन हो, सरकार की ज़मीन हो या किसी के परिवार की ज़मीन हो, उस पर वो आके बस जाते हैं। सिलगर में ऐसा ही हुआ था, रातों रात आके वो सिलगर में जाके कैंप लगा दिए। दूसरे दिन लोगों को पता चला कि हमारे सिलगर में कैंप आ गया है। तो जैसे आदिवासी परंपरा और प्रथा के मुताबिक वहाँ के 40 जितने सियान, मतलब उनके पूरे कम्युनिटी के जो बड़े लोग, वो लोग गए उनसे बातचीत करने के लिए। तो उनके साथ में बातचीत करने के बदले उनको एक तरह से भगा दिया गया और कुछ पत्थरबाजी भी ऐसा टाइप का कुछ हुआ। उसके तुरंत बाद वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होने लगे और एक बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू हो गया वहाँ। तो जो कैंप आया था 14 मई को, 17 तारीख तक, मतलब 3 दिन तक वहाँ हजारों की संख्या में लोग आ चुके थे पूरे इलाके के, जो विरोध कर रहे थे और निहत्थे थे, सब के सब निहत्थे थे। औरतें अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, बूढ़े थे, सब कोई थे वहाँ पे, बच्चे थे, सब यही बोल रहे थे कि आप रातों रात हमारे गांव में हमारे कोरसा परिवार के ज़मीन पर कैसे बैठ गए। ये उनका सामान्य सवाल था। इस सवाल का आपको उत्तर देना है, सरकार को उत्तर देना है। उसके बदले क्या हुआ, उन पर गोलियां चलाई गई, 3 लोग वहीं के वहीं ढेर हो गए और बहुत लोग जख्मी हो गए। जख्मी जो हो गई उसमें से भी फिर कुछ एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी, वो बाद में वो दम तोड़ दी।
उसके बाद तुरंत लोगों ने कंप्लेंट लिखा, पुलिस कंप्लेंट, 1-2 दिन के अंदर ही जाके जगरगुंडा थाना में कंप्लेंट लिखा। उस कंप्लेंट का आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उस समय बघेल जी की सरकार थी, पूरा उनसे वार्ता मतलब बात वो सब करके बघेल जी ने कहा हम तुरंत इंक्वायरी बिठाएंगे। एसडीएम की जो इंक्वायरी होती है वो रूटीन इंक्वायरी होती है, उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी नहीं माना, नहीं, केवल एसडीएम इंक्वायरी। एसडीएम इंक्वायरी तो रूटीन है, मगर वो एसडीएम इंक्वायरी की भी रिपोर्ट जो उनकी सरकार ने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर बाहर कर देंगे, वो रिपोर्ट भी बाहर नहीं हुई आज दिन तक। तो अंततः मतलब आप सोचिए, सिलगेर में 3 लोगों की, आदिवासी लोगों की जान जाती है, मगर हमारे सरकार से कुछ नहीं होता है, मतलब उसके लिए आपको कोई न्याय नहीं मिलता है। ये गलत है ना। अगर कोई भी आदमी का अगर हत्या होती है तो उस पर केस चलता है, मगर हमारे बस्तर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पे सीधे के सीधे हत्याएं हुई हैं, पुलिस के द्वारा हत्या हुई है, और उन पर आप जाके अगर कंप्लेंट देने जाते हैं तो कई बार तो आपको सामने से कहा जाता है, जैसे हमें कहा गया अभी फरवरी में गंगलूर थाना में कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। हम लोगों को वहाँ पे पूरी रात बैठना पड़ा। हाँ, दूसरे दिन 12 बजे, मतलब 19 घंटा बैठने के बाद हमारी कंप्लेंट ली गई। और वो ऐसा ही एक फर्जी मुठभेड़ का केस था जो अभी फरवरी में हुआ था, तोड़का और कोरचोली गांव में, बीजापुर के, जो गंगलूर थाना के ही तहत आता है। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब थोड़ा भी जिसको बोलेंगे कि आप न्यायिक व्यवस्था कुछ तो बना के रखेंगे। आज पूरे बस्तर में ये हालत है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई मतलब नहीं है। जो कलेक्टर है, जो सच्चा कलेक्टर है, वो आपको बता भी देगा कि मैडम हम लोग का यहाँ पे कुछ चलता नहीं है, ठीक है। आज जो एसपी तक का आदमी है, एक जिला का जो एसपी होता है, एक ज़माने में कहा जाता था कि शीर्ष अधिकारी वही है, मगर आज बस्तर में शीर्ष अधिकारी एसपी नहीं है। आज जो शीर्ष है वो सीआरपीएफ है, वो डीआरजी के अधिकारी हैं। आज जब लोगों को गांव से एक साथ 30-30, 40-40 लोगों को लाते हैं, वो सीधे वो लोग पुलिस लाइन में ले जाते हैं। तो जो ऑपरेशन करता है वो डीआरजी करता है। डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड सीधे उनको अपने वहाँ ले जाता है। गांव के लोग तड़पते रहते हैं। वो इतनी संख्या में पूरा का पूरा परिवार शहरों, बीजापुर या ऐसे कहीं भी घूमता रहता है कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय कि हमारा आदमी किधर है। और वहाँ पे ये, और हमारे जैसे लोग जब बीच में हस्तक्षेप करके पता करते हैं, तब भी हमको यही पता चलता है थानों से कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये ऑपरेशनल टीम उनको डायरेक्टली ले गई है लाइन में। अब लाइन में ले गई है तो लाइन वाला कोई ऑफिसर तो होगा, उस ऑफिसर को कम से कम बताना तो चाहिए कि आपके आदमी को हम ले आए हैं, वो कितने दिन हम उसको रखेंगे, उससे क्या चल रहा है, उससे पूछताछ चल रही है, क्या चल रहा है, उसको कब छोड़ेंगे, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। वहाँ लाइन के बाहर, अभी बीजापुर में पुरानी लाइन है, नई लाइन है, वहाँ जाके आप खड़े रहें, आपको अंदर घुसने नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। फ़ोन पर हमारे जैसे लोग फ़ोन करेंगे, ये भी उन पर है, वो फ़ोन उठाएं कि नहीं उठाएं, वो जवाब आपको दें कि नहीं दें। तो इस तरह का मतलब बस्तर में एक तरह का पुलिस राज ही हम कहेंगे इसको, कि एक तरह का पुलिस राज वहाँ पे आज के दिन में चल रहा है। और ये सब कुछ जो चल रहा है वो कहने के लिए माओवाद के खिलाफ है, और माओवाद के खिलाफ मुठभेड़ें भी हो रही हैं, जो 24 से तो बहुत ज़्यादा हम जानते हैं। अमित शाह के ये कहने के बाद कि मार्च 26 तक माओवाद को ख़त्म कर देंगे, तो पूरा का पूरा काउंटर इंसर्जेंसी बहुत ही इंटेंस हो गया है, और बहुत मुठभेड़ें वहाँ पे हो रही हैं। और हर एक मुठभेड़ का तो हम लोग जांच नहीं कर पाते हैं, मगर कई मुठभेड़ों का जब हम जांच करने गए हैं तो हम लोग ने पाया है कि उसमें से कई बार पूरा सत्य भी होता है, कई बार आधा सत्य भी होता है। जैसे कि मुठभेड़ में कुछ माओवादी लोग इंज्योर हुए थे, हाँ, उनको आप अरेस्ट कर सकते थे, मगर उनको आप एक जगह ले जाके आप गोली से मार दिए, ऐसा भी कई बार हमको सुनने में मिला है। कई बार हमको पूरे का पूरा ही मुठभेड़ फर्जी था, ऐसा भी पता चला है कि तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले लोग, जैसे पीडिया और इतावर के 2 गांव के 10 लोगों को मार दिया गया था, वो केवल तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे थे, वहाँ कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। उस दिन जब जांच के समय में गांव गई थी, एक 14-15 साल का बच्चा मुझे मिला था जिसके शरीर में 3 गोलियां लगी हुई थी। आप सोचिए,
आपके भी बच्चे होंगे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे, 15 साल का एक बच्चा, उसके शरीर पे वो केवल जाके तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहा था और उसके माता पिता, वो खटिया पे लेटा हुआ था, उसके माता पिता उसको अस्पताल नहीं ले जा पा रहे थे क्योंकि उनको डर था कि अगर हम ले जाएंगे हमारे बच्चे को भी वो लोग ले जाएंगे, उसको भी माओवादी बता देंगे, है ना। तो इस तरह का ये क्या चल रहा है बस्तर में, फिर हम ये पूछेंगे, है ना। तो एक तरफ ज़रूर मुझे लगता है माओवादियों का ज़रूर, जो आपने पहले प्रश्न पूछा, माओवादियों से ज़रूर ये प्रश्न पूछना पड़ेगा और सबको पूछना पड़ेगा। माओवादियों को खुद भी अपना विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम लोग आए तो थे लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए, हम 1980 से हम बस्तर में हैं, हम लोग कितना हासिल कर पाए बस्तर के लिए, हमारे वहाँ होने से क्या क्या नुकसान भी हुआ है बस्तर को, ये पूरा उनको खुद सच्चाई से अपना खुद का विश्लेषण करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये हथियारबंद ये वाला रास्ता क्या सही है या दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, है ना। इस तरह से उनको खुद अपना विश्लेषण करना पड़ेगा। मगर सरकार से ज़रूर, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, हम ज़रूर सरकार से सवाल करेंगे कि आप क्या करना चाहते हो वहाँ, क्योंकि आज के दिन में तो आप माओवाद के खिलाफ माओवाद बोलकर ज़रूर आप मुठभेड़ें कर रहे हैं, हाँ। और उसमें जैसे मैंने कहा बहुत फर्जी भी हो रहा है, पूरे इनामी जो टोटल उनका इनाम होता है, क्योंकि एक एक पर कई बार 25 लाख ये लाख, कई बार हम लोग ने कहा हुआ है वहाँ पर कि आप लोग जिस पर इनाम है आप घोषित करिए उसको, आप बाहर दीजिए हम लोग को। वो कभी नहीं उन्होंने दिया, लिस्ट कभी नहीं दिया। इससे क्या होता है, वो अपने मन से किसी पर भी इतना इनाम था, इतना इनाम था, इतना इनाम था, फिर जो टोटल होता है, जैसे वो खुद उनका गए साल का एक आंकड़ा था कि कुछ 8 करोड़ जितना अवार्ड मनी था, और वो शीर्ष अधिकारियों से जब हम बात करें कि ये अवार्ड मनी कहाँ जाता है, तो वो खुद बोल रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे तक बांटते हैं। ऊपर से नीचे तक बांटना मतलब ये क्या है कि आपको अवार्ड मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, है ना। आप किसी को मरे हुए किसी व्यक्ति को लाओगे, है ना, तो उसका जो भी अवार्ड है वो आप लोग में ही बांटा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इंसेंटिव टू किल बोला जाएगा, है ना, कि आपको एक तरह का एक इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आपको केवल डेड बॉडी चाहिए, है ना। और ऐसे कई बार हमने देखा है कि डेड बॉडी के जो नाम है, उसका जब परिवार जब उसका ये करता है, पहचान करता है, वो आदमी कोई और होता है, नाम कुछ और होता है। इस तरह का मतलब बहुत कुछ वहाँ पे इस तरह का पूरा समय ये चल रहा है। इसलिए सरकार को तो हम लोग को ज़रूर पूछना पड़ेगा कि अमित शाह जी ने कह दिया और आप लोग ने इतना तेज़ी से मतलब कैसे भी आप लोग ने मारना और ये सब कुछ शुरू कर दिया, पूरा का पूरा पावर आपने डीआरजी को दे दिया। हाँ, डीआरजी जो एसपीओस थे, पहले के एसपीओस थे जो 15,000 पर थे, आज के जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था एसपीओस को 2011 में, फिर उसके बाद कोया कमांडो बने, फिर आज वो कई रूप लिया, फिर आज डीआरजी है। और डीआरजी में 50% तो कम से कम 50% तो सरेंडर्ड माओइस्ट है। अब जो सरेंडर करते हैं, मतलब कि जो जिससे आप हथियार छुड़वाते हैं उसको फिर से आप हथियार पकड़ाते हो, ये मतलब किस तरह का आपकी नीति है। तो ये सभी सवाल तो सरकार से हम लोग को पूछने ही पड़ेंगे। और आपने बस्तर का क्या हाल कर दिया। आप अगर कहते हो कि आप बस्तर के हित के लोग हो, सरकार को मैं बोल रही हूँ, आप तो कानून से बंधे हुए हो, मगर आप कैसे कानून तोड़ते हो। आप तो हर एक कानून तोड़ते हो, आदिवासियों के हित के बना हुआ हर एक कानून का आप उल्लंघन करते हो। 5th शेड्यूल का कुछ मायने ही नहीं है। आप संविधान से बंधे हुए हो, मगर आपको 5वीं अनुसूची का कोई मायने आपने छोड़ा ही नहीं है। और आप आज के दिन में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि सरकार देश की पुलिस और देश के सुरक्षा बल को वो का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। वो माओवादियों से आज नहीं, 2005-06 के समय भी वो पूरा का पूरा डायलॉग कर सकती थी, वार्ता कर सकती थी, उनसे समझ सकती थी कि आप लोग क्यों हथियार उठाए हो, आपके क्या मुद्दे हैं। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सैन्यकरण का रास्ता अपनाया। और आज मैं यही कहूँगी, मेरा ये आक्षेप है, और ये जो हो रहा है बस्तर में उसको देखते हुए मैं ये कह रही हूँ और जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि वो देश की पुलिस और देश की पैरामिलिट्री को सुरक्षा के नाम पर
वो एक्चुअली पूरी तरह से जो कॉरपोरेट्स हैं उनके हित के लिए सरकार काम कर रही है। अगर आप मैपिंग करेंगे, जो भी कैंप्स बन रहे हैं, आप स्थान में जाइए, लोकल एरिया में जाइए, आप हर एक कैंप का मैपिंग करिए, तो आप देखेंगे कि वो माइनिंग के जो एरियाज़ हैं ना, उसी के इर्द गिर्द कैंप्स बन रहे हैं। हाँ, जैसे बेलाडीला के इर्द गिर्द बहुत कैंप्स हैं। निक्को जायसवाल आया नारायणपुर में, वहाँ पर आप जाके देखिए, निक्को के उधर में कैंप्स हैं। तो ये साफ है कि आप जो कैंप्स बना रहे हैं, आप ये उस कंपनियों को बचाने के लिए बना रहे हैं। एक बात, उनको केवल माओवादियों से बचाने के लिए नहीं, मगर संघर्षरत जनता से बचाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आदिवासी जो है वो अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, कितने आदिवासियों को पेड़ों से लटका दिया गया अपनी ज़मीनों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। जो आज़ादी की उनकी परिभाषा वही थी। वो आज़ादी तो आज, वो लड़ाई तो आदिवासी आज भी लड़ेंगे, माओवादी नहीं होने से भी वो लड़ेंगे, क्योंकि ज़मीन से उनका जो दिल का उनका है और उनकी पूरी पहचान अपनी ज़मीन से है, वो तो लड़ेंगे। मगर इसीलिए कहना है कि उन आदिवासियों को, उनके संगठनों को, उनके संघर्षों को इस तरह से, ये एक तरह से ये गैरकानूनी तरीका है ना, ये इमोरल है कम्प्लीटली। क्योंकि आपने अपनी पुलिस, मतलब ये पुलिस ने जो हथियार पकड़ा है ये हमारे पैसों का हथियार है, मगर उससे वो आप हमको डरा रहे हो, आप आदिवासियों को डरा रहे हो कि आप आगे आओगे, लड़ोगे तो आपको माओवादी बोल देंगे, सीधे आप पर गोली भी चला सकते हैं और आपको माओवादी बोल के आपको जेल के अंदर बंद भी कर सकते हैं। जैसे आज बस्तर में हज़ारों की संख्या में लोग जेल में बंद हैं और उन पर बहुत कड़े कानून, काले कानून, जैसे कि UAPA लगा दिया गया है, जिसमें जमानत भी उनको नहीं मिलती है। तो इस तरह से मतलब सरकार पूरी तरह से, मतलब हम लोग के पास तो कोई तीसरा व्यक्ति है ही नहीं जिसके पास हम जाएं। हम लोग सबको, जो नागरिक है उसको जागृत होके अगर लड़ना है तो सरकार से ही लड़ना है। इसलिए हम लोग तो सरकार से ही के पास ही जाके लड़ेंगे, पूछेंगे ये सब सवाल और संघर्ष करेंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी, पूरी फिर से अंडरलाइन करूँगी कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है इस पूरे ये पूरी स्थिति को इस तरह से, मतलब जो स्थिति आज बनी हुई है बस्तर की, उसमें सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और सरकार कॉरपोरेट्स के हित में ये सब कुछ कर रही है। ये लोगों के संघर्ष से बाहर आया। इसमें एक तो टाटा स्टील के समय बाहर आया, जब लोहंडीगुड़ा में टाटा को दिया गया था 12 गांव की ज़मीन, 12 पंचायत थे कि गांव थे, तो उसमें CPI ने संघर्ष किया था पूरा। और वो उस समय फिर पूरा बाहर आया था कि क्योंकि वहाँ पे लोग ग्राम सभाएँ भी कर रहे थे और ग्राम सभाओं से वो ना भी बोल रहे थे, और 60 जितने जो उनके लीडर्स थे उन सबको जेल हो गई थी। तो पूरी तरह से मतलब उनको दबाने की कोशिश थी और ग्राम सभाओं के द्वारा ना बोलने के बावजूद ज़मीन दी गई थी। मगर वो CPI के पूरे आंदोलन से वो विफल हुआ वो पूरा, और बाद में बघेल जी की सरकार में वो ज़मीनें भी उनको वापस हुई। वो एक तो, मगर उससे हमको ये दिखा कि किस तरह से ग्राम सभा में लोग ना बोल रहे हैं मगर आप उसको सुन नहीं रहे हैं। ये एक चीज़ वहाँ दिखी। वैसा ही बेलाडीला में भी, जैसा आप अभी बता रहे हैं, जो हाल के उदाहरण हैं, उसमें भी 13 नंबर डिपॉज़िट में अभी फिर से वो डिपॉज़िट फिर से देने की बात थी अदानी वो सबको। उसमें भी ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत पहले ग्राम सभा हो चुकी है, और मगर उसमें फिर लोगों ने पूरे नाम निकलवाए, फिर देखा गया कि ये पूरे नाम फर्जी हैं, इस तरह का कभी ग्राम सभा हुआ ही नहीं था। सरपंच भी बाहर आके फिर वो भी बोले, तो इस तरह से वो भी फिर पूरी बात ठंडे बस्ते में उनको डालनी पड़ी। तो जब इस तरह का संघर्ष हुए हैं, इससे फिर हमें पता चला है कि किस तरह का फर्जीवाड़ा सरकार करती रही है। अभी जो हालात हैं उनको देखकर नक्सलिज़्म का क्या कोई भविष्य है, या क्या होने जा रहा है नक्सलवाद का अगले 1 साल में? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि नक्सलवाद और माओवाद, इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। कभी नक्सलवाद बोलते हैं, कभी माओवाद बोलते हैं, बट ये हमें समझना है कि जो माओवादी जिसको हम बोलते हैं, जो CPI माओइस्ट है, वो भी नक्सल आंदोलन का एक भाग है
और देश में अनेक नक्सली पार्टीज में से एक पार्टी है सीपीआई माओइस्ट, ठीक है। तो मगर वो नक्सलाइट है, इसीलिए उसको भी नक्सली बोलते हैं और माओवादी बोलते हैं। भविष्य जो है नक्सलवाद का वो एक तरह से री इन्वेंट हो रहा है। री इन्वेंट कहने का मतलब कि जो नक्सलाइट पार्टीज़ हैं देश में, उसमें से ऐसे कई पार्टीज़ हैं जैसे कि CPI-ML लिबरेशन है, वो तो चुनाव लड़ रहा है। ऐसे कई पार्टीज़ हैं जो मतलब मोस्टली सभी वैसे हैं जो भूमिगत नहीं हैं, वो खुली लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। रेड स्टार है, CPI-ML रेड स्टार है, CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी है, CPI-ML जनशक्ति है, ऐसे करके कई CPI-MLs हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, तो और उसमें फिर न्यू डेमोक्रेसी और ये सभी नक्सलवादी मूवमेंट से ही आए हुए लोग हैं। आज देश में कुल कितनी नक्सलाइट पार्टीज़ हैं मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती हूँ, मगर मुझे लगता है 20 से अधिक नक्सलाइट पार्टीज़ हैं, इसमें से एक पार्टी है CPI माओइस्ट। तो इसीलिए क्या है कि ये नक्सलिज्म का जन्म ही जो हुआ था वो नक्सलबारी गांव से हुआ था, और वो बुनियादी अधिकारों से लेकर हुआ था, क्योंकि 1967 में बहुत बड़ा अकाल आया था। वहाँ के पूरे लोग, जिसमें आदिवासी, संथाल और अदर दूसरे लोग थे, भूख से वो लोग तड़प रहे थे। जहाँ वहाँ पे जो जोतेदार थे, वहाँ के जो ज़मींदार था, उसका गोदाम पूरा भरा हुआ था, और जो ये चुनावी जो दल थे वो अपने लैंड टू द टिलर ये सब तो बोलते थे, मगर उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं था। चुनाव के समय नारा देते थे मगर बाद में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। तो ये सब पूरे जो बिना मतलब भूमिहीन और बहुत ही दुखी और बहुत ही मतलब भूख से प्रताड़ित ऐसे लोगों के द्वारा जब शुरुआत हुई थी, तब तो उन्होंने गोदामों पर हमला बोला था, ताला तोड़ा थे गोदामों के, अनाज निकाला था, अनाज का वितरण किया था। तो उनका ये कहना था कि जो नारे आप लोग, जो भी पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टी भी, क्योंकि ये CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से निकला ही होकर ही CPI-ML बना था। तो उनका यही कहना था कि जो भी आप नारे देते हैं, मज़दूरों के पक्ष वाले नारे, वो आप अमल क्यों नहीं करते? ज़मीन का वितरण हो, ये सब जो भी बातें हैं। तो इसीलिए नक्सलवादी जो आंदोलन है वो एक सोच है। उसमें आंदोलन के अंदर ऐसे कई जो ये हैं ग्रुप्स हैं जो मानते हैं नहीं, हमें ओपन मूवमेंट करना है, ओपन लड़ाई करना है। कई ऐसे मानते हैं कि नहीं, केवल सरकार को ही मोनोपोली नहीं होना चाहिए हिंसा यूज़ करने का, क्योंकि वो मज़दूर पर भी हिंसा यूज़ करता है। इसलिए मज़दूर का भी अधिकार है, गरीब का भी अधिकार है खुद का हथियार पकड़े, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब कि आंदोलन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। तो जब तक मुझे लगता है कि देश में जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में जो एक लिखा गया है, समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब की पूरी बातें उसमें हैं। जब तक ये पूरे जो भी हमें नागरिकों की तरह जब देश आज़ाद हुआ था, जो भी हमें एक तरह का जो वादा किया गया था, और जिस हमने एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, और इस पूरे इसमें रिपब्लिक के हम सब नागरिक हैं और समान नागरिक हैं, हम सबका वोट का वैल्यू एक है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिले, जब तक सबको सम्मान नहीं मिले, क्योंकि डिग्निटी, इज़्ज़त भी इस पूरे चीज़ का एक भाग है। सबको समानता की नज़र से नहीं, सबके साथ न्याय ना हो, मुझे लगता है तब तक क्या होगा कि देश के आवाम में संघर्ष चलते रहेंगे, और संघर्ष चलते रहने पड़ेंगे भी, उनको ज़रूर लड़ते ही रहना पड़ेगा। और ज़रूर उस लड़ाई में ऐसे भी लोग होंगे जिनका विश्वास केवल अहिंसा वाली लड़ाई में नहीं होगा। वो लोग अगर अहिंसा वाली लड़ाई से आपको सामने से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वो हिंसक हो जाएंगे। तो इसीलिए हम भविष्य में नहीं कह सकते कि इसका क्या रूप होगा
या क्या होगा या नहीं होगा। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझें। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक बार सरकार बन जाती है, आपकी एक जिम्मेदारी है आपके नागरिक के प्रति। आप कानून से बंधे हुए लोग हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप रूल ऑफ लॉ का पालन करिए, ताकि आपके नागरिक आपसे दुखी ना हो और आपसे अलगाव ना महसूस करें और आपसे दूर ना हो जाए। आजकल शांति वार्ता की बात हो रही है, इसका कोई सेंस है? क्योंकि आप सोचिए कि एक पार्टी जो हथियारबंद है, आज उसके पास कुछ भी नहीं है। 10 साल पहले अगर बात होती तो शायद वह कुछ कंडीशन रखने के हालात में होते। ये कुछ इंस्टेंस थे कि जब एक कलेक्टर को लोगों ने किडनैप किया हुआ था, तब भी अगर वह बात करते तो कोई ऑप्शन था। अब लगता है कि अब तो गवर्नमेंट जो उसको करना है वह कर रही है और आप कंडीशनल तो कुछ भी नहीं रख सकते। तो इस पीस टॉक्स का तो मतलब है कि वह जिस भी तरीके से कर रहे हैं वह उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए, सरकार तो मुझे लगता है आज के दिन में पीस टॉक्स नहीं चाहती। वो इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उसने इतना सैन्यकरण कर दिया है कि वो, और जैसे मैंने आपको कहा, वो किसी कानून से भी बंधी हुई नहीं है। तो वो तो इसी मतलब पूरे अपने इससे क्रश कर ही रही है और वो कर सकती है। वो उसकी है, सरकार की और पुलिस और पैरामिलिट्री की उतनी ताकत। तो आज जब हम शांति की बात करते हैं, और मैं पूरी तरह से शांति वार्ता और शांति मतलब युद्ध विराम हो इसके पक्ष में हूँ, वो हम जनता को बीच में रख कर करते हैं। क्योंकि जो बस्तर की जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो 20 साल से युद्ध झेल रही है। कोई भी युद्ध हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो बहुत तरह से प्रताड़ित हो चुकी है, बहुत दुखी है, बहुत तरह की जनता ने कुर्बानियाँ दे चुकी है। एक के घर के परिवार से लोग मारे गए हैं, लोग जेल में हैं, लोग सरहद पार करके अपना जीवन तेलंगाना या उड़ीसा कहीं में जी रहे हैं। तो आज के दिन में जो बस्तर का जो आम आदिवासी है, उसकी स्थिति ऐसी बन गई है कि वो ना ही जी पा रहा है शांति से, ना ही वो मर पा रहा है शांति से। आज वो जंगल जाता है, पहाड़ जाता है, नदी जाता है, बाजार जाता है, कहीं भी जाता है तो उस पर प्रहार होता है, वो मारा जा सकता है, आईडी का विक्टिम हो सकता है। मतलब इस तरह से उसका जीवन बन गया है। और आदिवासी जो पूरा समाज है वो पूरी तरह से बिखर गया है। क्योंकि पुलिस में भी आज के दिन में जो लोग हैं वो ज़्यादातर तो आदिवासी हैं और वहीं उसी क्षेत्र के आदिवासी हैं। एक घर से आपको दिखेगा कि कोई इधर का चला गया, कोई उधर चला गया। तो इसीलिए क्या है कि बस्तर के लिए मुझे लगता है इस पूरे युद्ध से, मतलब सरकार भी बोलती है हम यहाँ हैं बस्तर के आदिवासियों के लिए और उनके हित के लिए, उनको बचाने के लिए। माओवादी भी ऐसा ही बोलते हैं, मगर अंत में तो यही दिखता है कि किसी ने भी बस्तर का हित नहीं कर पाए। और बस्तर जो पहले था उससे तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसी बस्तरवासी को ध्यान में रखते हुए हम आज कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो, कि जो शांति है वो भी एक मानव अधिकार है। लोगों को शांति से जीने का अधिकार है। वो पूरा समय एक युद्ध भूमि में नहीं जीना चाहते। तो इसीलिए हम शांति की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो और जो कुछ भी आपस में जो टकराव हैं और ज़रूर बुनियादी कारण हैं, और अभी भी जैसे मैंने आपको पहले बताया, सरकार कई पॉलिसीज़ सरकार की ऐसी हैं, आर्थिक पॉलिसीज़ और कई पॉलिसीज़ जिसमें वो सीधे कानून तोड़ रही है और आदिवासियों के अधिकारों को कुचल रही है। ये सभी कुछ वार्ता से और टॉक से ये पूरी चीज़ों का हल होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी तरह से युद्ध विराम हो और शांति हो और डायलॉग के थ्रू पूरे बस्तर की समस्याओं पर चर्चा हो और हत्याएं बंद हो और लोगों को कुछ एक थोड़ी बहुत आज़ादी से वो जी पाएँ। इसके लिए मुझे लगता है इसके लिए हमें आगे बढ़ना है।